वेलकम बैक टू द पढ़ो अब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वीडियो का पर्पस क्या है। ये पीवाईक्यू आप देखिए। इस पीवाईक्यू में क्या पूछा है, हरियाणा पीएससी का ये पेपर है 2022 का, जिसमें इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिजीजेस कॉम्प्राइजेस जेनेटिक डिजीजेस। तो आज की इस वीडियो में हम बस यही देखने वाले हैं कि जेनेटिक डिजीजेस क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब एक्चुअली में ये क्वेश्चन एचपीएससी में पूछा है, लेकिन ये यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टेट पीएससी के क्वेश्चन ही थोड़े लेवल बढ़ा के यूपीएससी में भी आते रहते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या होगा ये आप अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, नहीं तो हम अभी वीडियो जैसे ख़त्म करेंगे तब तक आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि ऐसे सारे डिसऑर्डर्स जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। इट मीन्स कि जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है कि जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज़ अ पेरेंट पी, अगर इससे इसके डॉटर में या सन में कोई भी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो ऑल सच टाइप ऑफ डिजीज़ आर नोन एज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, नाउ genetic disorders can be classified in two categories. The first category of the genetic disorders are known as the Mendelian disorders. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है कि वो सभी डिसऑर्डर्स जो मेंडल के लॉज को फॉलो करते हैं। अब मेंडल्स के लॉज क्या थे, तो मेंडल के लॉज 3 आते हैं बेसिकली, जिनको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं इन अ कंबाइंड वे। तो मेंडल के लॉज को हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिनमें पहला लॉ आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ segregation, and third one is known as the law of independent assortment, independent assortment। अगर आप में से किसी को भी इस तीनों लॉ में कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आपके लिए आ जाऊंगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों लॉ कोई भी डिसऑर्डर में फॉलो हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं और वो क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, देन वी विल से कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किस में होता है, सिंगल जीन का म्यूटेशन होता है, सिंगल जीन का म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि जीन में कोई भी सडन चेंज हो जाना ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, देखो, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, मैंने बता ही दिया, और इनको पेडिग्री एनालिसिस करके भी हम इनको पढ़ सकते हैं या इनके पैटर्न को नोटिस कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में हम जनरेशन वाइज एक चार्ट बनाते हैं, तो आप इसको कह सकते हो कि एक जनरेशनल चार्ट होता है, जिनमें कई जनरेशन का हम डेटा लेते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि इसका इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है और अब आगे ये किस में फैलने के चांसेस हैं। ठीक, देन कम्स टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब ये मेंडेलियन और दोनों के बारे में टाइप्स की भी बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। ओके, देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। क्रोमोसोमल में नाम ही बता रहे हैं कि जो क्रोमोसोम से लिंक होंगे उन्हें बोलेंगे क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में या तो एब्सेंस हो सकता है या एक्सेस हो सकता है या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो सकता है उनका, जिसकी वजह से दो कंडीशंस होती हैं। पहले कंडीशन को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी और दूसरे कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम्स का, क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन होना था, उस टाइम पे उनका सेग्रीगेशन नहीं हो पाया। ठीक, तो फेलियर या सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स का जो प्रॉब्लम आएगा, फेलियर होगा उनका, तो जाके एन्यूप्लॉइडी होगी। पॉलीप्लॉइडी कब होगी, जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाएगा। साइटोकाइनेसिस कब होता है, टेलोफेज के बाद। तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया तो एक क्रोमोसोम का जो सेट है वो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 2 क्रोमोसोम सेट हो जाएंगे, मीन्स
प्लॉइडी बढ़ गई, जैसे हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड बोलते हैं, तो उनमें क्रोमोसोम का सेट ही बढ़ गया। ये जनरली हमें प्लांट्स में देखने में मिलता है पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन, ठीक है। एनिप्लॉइडी में अब दो केस होते हैं। अगर फेलियर हो रहा है सेग्रीगेशन का तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्रोमोसोम्स का गेन होगा या तो फिर लॉस होगा, ठीक। अगर क्रोमोसोम्स का गेन हो रहा है तो गेन में जो एग्जाम्पल आता है वो आता है डाउन सिंड्रोम का। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। और अगर लॉस हो रहा है तो हम बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम का, ठीक है। डाउन गेन में एक और आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वो भी आगे आने वाला है। लेट्स सी द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स फर्स्ट। ओके, सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम जो पहला डिसऑर्डर हमें पढ़ना है, इट इज़ नोन एज द कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इसको? कलर ब्लाइंडनेस। अब आप ध्यान से देखना कि कोई भी डिसऑर्डर अगर है मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो ये दो टाइप में हम इसको बांट सकते हैं। पहला होगा सेक्स लिंक्ड, फर्स्ट वन इज सेक्स लिंक्ड एंड सेकेंड वन इज ऑटोजोमल। अब ये क्या होता है इसको मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। आउट ऑफ दिस 46 आप इसको बोल सकते हो कि 23 पेयर हो गए, ठीक। सो आउट ऑफ दिस 23 पेयर इट इज़ अरेंज्ड एज 22+1 कॉम्बिनेशन, 22+1। These 22 chromosomes are known as the normal body cells, और यू कैन से ऑटोजोम्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स, क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी फॉर्मेशन में काम आते हैं। और जो लास्ट का एक होता है, दिस वन पेयर इज नोन एज द सेक्स क्रोमोजोम। इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। दिस सेक्स क्रोमोजोम कैन बी ऑफ XX और XY. If it will be XY, the gender of the person will be boy in humans only, okay, and in case of XX the gender will be girl. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। तो ह्यूमंस के अंदर हम क्या बोलते हैं कि ये 22 जो है वो ऑटोजोम है और एक जो है सेक्स क्रोमोजोम है। ऑटोजोम मेल एंड फीमेल में सेम होता है, तो मेल हो चाहे फीमेल हो ऑटोजोम विल बी सेम, बट द सेक्स क्रोमोजोम डिसाइड्स द जेंडर ऑफ द पर्सन। अगर XX हुआ तो गर्ल, XY हुआ तो बॉय, ठीक है। तो अब से आगे से अगर हम कभी भी ये देख रहे हैं इस चैप्टर में कि सेक्स लिंक्ड मतलब कि जो इस वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ऑटोजोमल की हम जहाँ भी बात करेंगे वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इस 22nd वाले से रिलेटेड है, ठीक है। लेट्स, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस पे आते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस कैसे है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव और डोमिनेंट दो चीज़ें होती हैं। आप ये ध्यान देना कि जो ताकतवर होगा, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, कैपिटल T और स्मॉल t, हम ये दो एलिल्स ले लेते हैं। कैपिटल T का मतलब होता है टॉल, स्मॉल t दिखाता है ड्वार्फ को। ये प्लांट्स की बात हो रही है। तो अगर कैपिटल T स्मॉल t, मतलब इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जिसका इफेक्ट दिखेगा वो डोमिनेंट होगा, जिसका नहीं दिखेगा वो रिसेसिव होगा। तो इस केस में टॉल क्या हो जाएगा? डोमिनेंट, और ड्वार्फ क्या हो जाएगा? रिसेसिव, ठीक है। तो ये कैसा है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, मतलब अगर ये स्मॉल टी वाले कंडीशन में है तो ही दिखेगा। कुल मिला के ये है, अगर दो रिसेसिव होंगे जीन्स तो ही वो जाके अपना इम्पैक्ट शो कर पाएगा, ठीक। तो ये कैसा है डिजीज़, कैसा है कलर ब्लाइंडनेस? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और सेक्स लिंक्ड में से भी किससे? एक्स लिंक्ड, जैसे यहाँ पे आपने देखा ना XX और XY। तो ये X जहाँ भी होगा उस X से ये रिलेटेड है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें कॉज क्या होता है या डिफेक्ट क्या आती है? तो क्रोमोसोम्स के अंदर कलर ब्लाइंडनेस में जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स लिंक्ड ये है, उसकी वजह से रेड और ग्रीन जो कोन सेल्स होती हैं हमारे आइज़ में वो इम्पैक्ट होती हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि आइज़ के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक कोन सेल्स होती हैं, एक रॉड सेल्स होती हैं। तो ये जो कोन सेल्स होती हैं, ये जो कोन सेल्स होती हैं ये करती हैं कलर डिफ्रेंशिएट करने का काम। तो रेड और ग्रीन में जब इम्पैक्ट होगा तो रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने में उस पर्सन को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस मेल्स में ज़्यादा मिलता है देन इन फीमेल्स, ओके। तो कलर ब्लाइंडनेस का समझ में आ गया
इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड में से भी एक्स लिंक्ड है, इसलिए मेल्स में ज़्यादा होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा तो भी वो अपना इफेक्ट शो करेगा, बट फीमेल्स के लिए दो चाहिए। तो फीमेल्स जनरली कैरियर होती हैं इसका। अच्छा देखो, अगर आपको, वेट लेट मी क्लियर इट, अगर आपको ये देखना है कि फीमेल्स जो हैं वो कब इसकी कैरियर होंगे, तो मान लो कि एक्स सी अगर है तो वो बंदा, अगर मेल है तो एक्स सी वाई, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, बट इसके पास एक भी एक्स रहेगा तो बॉय इफेक्ट हो जाएगा। बट अगर फीमेल को इम्पैक्ट होना है इससे, या इससे ग्रसित होना है, तो उसके पास दोनों क्रोमोसोम्स कलर ब्लाइंडनेस वाले होने चाहिए। इट मीन्स कि एक एक्स अगर मदर से आ रहा है, दूसरा एक्स फादर से आना चाहिए। तो फीमेल कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ तभी होगी जब उसके बोथ पेरेंट्स कलर ब्लाइंड होंगे। मीन्स फीमेल्स ओनली तभी कलर ब्लाइंड होंगे जब बोथ पेरेंट कलर ब्लाइंड होंगे। मगर मेल के साथ ऐसा नहीं है, मेल में सिंगल पेरेंट भी कलर ब्लाइंड हुआ तो उसको होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और वो सिंगल पेरेंट कहाँ से आएगा? मदर से ही। तो अगर मदर कैरियर है तो उसका जो सन होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, देन कम्स टू द नेक्स्ट डिजीज जिसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया जो क्वीन विक्टोरिया है इंग्लैंड की, उनकी फैमिली में भी पाया जाता है। ठीक, उनका जो पेडिग्री एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि उनके फैमिली के अंदर भी इस डिजीज़ को पाया गया। अब ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें डिफेक्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन में, जिसकी वजह से अगर किसी को छोटा सा भी कट लग गया तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। ठीक, अब जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हुआ था कि मदर अगर कैरियर फीमेल है तो वो अपने सन्स को डिजीज ट्रांसमिट कर रही थी, इन द सेम वे हीमोफीलिया में भी वही होता है। ठीक, हीमोफीलिया के केस में अगर मदर को हीमोफिलिक होना है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब फीमेल को हीमोफिलिक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो मैंने पीछे आपको रीज़न बताया है, मेल फीमेल वाला एक्स एक्स और एक्स वाई, आप इससे रिलेट कर पाते हो। क्योंकि अगर एक्स 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 बनना है, मीन्स लेट सपोज कि एक्स एच अगर ये होगा तो ही जाके हीमोफिलिक फीमेल बनेगी। मगर ये एक्स एच और एक्स एच होने के लिए ये एक पार्ट फीमेल से, मतलब उसकी मदर से आना चाहिए, और दूसरा पार्ट उसके फादर से यानी मेल से आना चाहिए। बट अगर किसी मेल को हीमोफीलिया पहले से ही हुआ रहेगा तो वो फादर बनने की एज तक सर्वाइव ही नहीं करेगा। इसलिए वेरी लेस पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी फीमेल हीमोफिलिक हो। ठीक है, अब देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में था हमारी गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स को लेके। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में देखते हैं, ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। स्टार्टिंग में ध्यान से देखो, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड, बट सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक्ड है। मतलब इसमें जेंडर से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ ऑटोसोमल जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनसे इम्पैक्ट आएगा। इसका ट्रांसमिशन देखें हम तो ये कैन बी ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग्स अगर दोनों पार्टनर्स कैरियर हैं। ठीक, देखो रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसका एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर एच बी हम क्यों लेना, क्योंकि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो यहाँ पे जीन्स हैं उनकी बात हो रही है। अगर एच बी एस अगर दोनों इम्पैक्टेड हैं तो ही डिजीज होगा, नहीं तो वो कैरियर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि रिसेसिव तभी अपना इम्पैक्ट शो करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पे दोनों एल्स सेम हो। ठीक है, सिमिलर एल्स अगर हैं तो होमोजाइगस है। अगर यही एच बी और एच बी एस मतलब डिफरेंट हो जाता तो हम इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया का कॉज क्या होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है हीमोग्लोबिन की, वहाँ पर जो ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वेलाइन के थ्रू। अब अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, बायो से नहीं हो आप, तो आप ये याद रखना कि बस ये प्रोटीन्स हैं जिनका सीक्वेंस चेंज होने से या प्रोटीन की रिप्लेस होने की वजह से ये डिजीज़ हो रही है। बेस पेयर्स की बात करें तो जी को जी से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस म्यूटेशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो लो ऑक्सीजन टेंशन में
पॉलीमराइज होता है, और जब लो ऑक्सीजन टेंशन में पॉलीमराइज होगा तो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, इस शेप को क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव डिस्क शेप बोलते हैं। तो बाई कॉनकेव डिस्क शेप के होने की वजह से क्या होगा, अब ध्यान समझना कि अगर पहले वो नॉर्मल पॉलीमराइजेशन उसका हो रहा था तो वो राउंड सेल्स होती थी आरबीसी की, अब ये राउंड सेल्स का शेप कुछ इस तरह से हो गया, टेढ़ा मेढ़ा शेप हो गया सिकल्स के टाइप का। तो अब इनके फ्लो की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे। लेट सपोज ए ब्लड वेसल में अगर नॉर्मल आरबीसीज फ्लो हो जा रही थी, तो ये वाली आरबीसीज जो अब बनेंगी सिकल सेल एनीमिया वाली, ये आपस में जाके ऑब्स्ट्रक्ट होके ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ डायग्राम समझ सकते हो, ये नॉर्मल आरबीसी है और ये सिकल सेल एनीमिया वाली आरबीसी है। ओके, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया जिससे बोला गया नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ठीक, इसने सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक स्टेटस कार्ड्स बांटे ताकि जिनको सिकल सेल एनीमिया है उनको प्रॉपर मेडिकल केयर दी जा सके। अभी तक ये 17 स्टेट्स में ही इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 17 स्टेट्स। अगर आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बना के पूछता है दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन होल ऑफ इंडिया, तो दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। ठीक, अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का जो टारगेट है उसका ट्रांसमिशन वो 2047 तक है। तो सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेशन टारगेट कब तक है, 2047, जब हम विकसित भारत बन रहे होंगे उस टाइम तक हमने टारगेट किया है कि सिकल सेल एनीमिया इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन कम्स आवर नेक्स्ट डिजीज जिसे हम बोलते हैं फेनाइल कीटोन्यूरिया। फेनाइल कीटोन यूरिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है, क्योंकि फेनिलएलनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम एब्सेंट होता है किसी पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से ये जो फेनिलएलनिन है ये फेनाइल पायरुविक एसिड बना देता है। और फेनाइल पायरुविक एसिड अगर ब्लड के अंदर ये डिस्कार्ड नहीं हुआ या इसका डिसोल्यूशन नहीं हुआ तो वो क्या बन जाएगा, एक्यूमुलेट होके ब्रेन में जाके मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा। तो अगर ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ब्लड के अंदर या ब्लड के अंदर ये टूट नहीं रहा है तो एक्यूमुलेशन होके ये क्या कर देगा, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा। जो और तो अगर ये बॉडी में ज़्यादा भी हो जाएगा तो यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन भी होता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि फेनिलकेटोन्यूरिया का टाइप क्या है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक एंजाइम एब्सेंट होता है इसके अंदर जो फेनिलएलनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होने से रोकता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। ओके, देन कम्स नेक्स्ट डिजीज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें म्यूटेशन या डिलीशन होता है जीन का। ये रिलेटेड लगभग एक जैसा है सिकल सेल एनीमिया के, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है बट थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। कैसे देखो, अगर और ये डिफेक्ट होता है जीन में थैलेसीमिया वाला, तो वहाँ पे सिंथेसिस जो होगी ग्लोबुलिन जीन की वो रिड्यूस्ड होगी। ऐसा नहीं कि सिंथेसिस नहीं हो रही, वो रिड्यूस्ड हो रही है। तो दो टाइप के होंगे, अगर अल्फ़ा जीन में हो रहा है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, अगर बीटा चैन में हो रहा है तो बीटा थैलेसीमिया। ठीक, तो अल्फ़ा थैलेसीमिया में दो जीन इम्पैक्ट होते हैं क्रोमोसोम 16 के, जिनको HbA1 और HbA2 कहते हैं। ये क्रोमोसोम 16 पे पाए जाते हैं। और बीटा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम 11 पे पाया जाने वाला HbB जीन इम्पैक्ट होता है। ठीक, तो आप दिमाग में बस एक चीज़ रखिएगा कि ऑल्दो सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया आर सिमिलर डिजीजेस, बट सिकल सेल एनीमिया इज़ ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम जहाँ पे आरबीसी के शेप में प्रॉब्लम आ रही है, बट थैलेसीमिया इज़ ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। ओके, जहाँ पे क्वांटिटी की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। देन कम्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अच्छा, इससे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आपको एक होमवर्क है कि आप जाके सर्च करो कि डोमिनेंट ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड डिजीजेज या डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमंस के अंदर। डोमिनेंट डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं ये आपको आज गूगल करना है या सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ओके। कम्स टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों हो रहा था, या तो एनीप्लॉइडी हो रही थी या तो पॉलीप्लॉइडी रही थी, एज वी डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। ओके, सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के हमें मेनली 3 टाइप्स पढ़ने होते हैं। पहला डाउन सिंड्रोम, देन क्लाइनफेल्टर, देन टर्नर्स। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं होता तो मैं अभी आपको याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा इसको, उससे आपको थोड़ा
हेल्प हो जाएगी याद करने में, ठीक है। देखो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम हो रहा है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन्स इम्पैक्ट हो रही थी जिनकी वजह से चेंजेस आ रहे, जीन में म्यूटेशन हो रहा था, मगर क्रोमोसोमल में क्रोमोसोम्स में ही प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक। तो डाउन सिंड्रोम में 21 जो क्रोमोसोम है उसका ट्राइसोमी हो रहा है। ट्राइसोमी होने का मतलब क्या, ये समझो। देखो मान लेते हैं कि क्रोमोसोम में ये दो चीज़ें थी, दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक। तो 21 क्रोमोसोम होने का मतलब है कि 21 नंबर पे जो भी दो पेयर्स बने होंगे उनके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, मीन्स 3 क्रोमोसोम्स आएंगे। लेट सपोज एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा, ये तीसरा आएगा। जब 3 आ गया तो हम इसे क्या बोल दिए, ट्राइसोमी, मतलब 3 क्रोमोसोम्स आ गए वहाँ पे, ठीक। एक एग्जाम्पल के लिए समझ रहा हूँ कि 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी। इसको डिस्कवरी किसने की थी, लैंगडन डाउन ने की थी 1866 में, ओके। इसकी वजह से फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मीन्स बच्चे की ग्रोथ हैम्पर होती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं उसके, देख लो। बच्चे का जो फेस होगा वो ब्रॉड होगा और फ्लैट होगा, जो डाउन सिंड्रोम से इम्पैक्टेड होगा। इसका जो टंग होगा वो बड़ा होगा और रिंकल्ड होगा, मतलब घुमावदार उसकी जीभ होगी। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ उसको रह सकती है। इसके पाम में, जैसे कि हम इस तरह से अपने हाथ होते हैं हमारे, ठीक है, तो हमारे हाथों में ये जो रेखाएं होती हैं ये बहुत ज़्यादा कटी पिटी होंगी इसमें। इसकी पाम क्रीज बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। फिंगर टिप्स पे काफ़ी लूप्स होंगे इसमें, और जो हेड है, ये हेड का बैक जो है वो फ्लैट होगा, ठीक। उम्मीद है कि डाउन सिंड्रोम आपको समझ में आ गया। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट्स वहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगा, ओके। देखो अब आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो एक्स वाई होना चाहिए था, इसकी जगह पे एक्स एक्स वाई हो जाएगा। ऐसे समझो। अब देखो, एक्स एक्स होता तो फीमेल, एक्स वाई होता तो मेल। एक्स एक्स पे क्या बनता था, जनरली क्या बनता है, फीमेल, एक्स वाई पे मेल। मगर क्या हो अगर एक्स एक्स वाई आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, इतना आधा तो ये क्या बनना चाहिए था, मेल होना चाहिए था, फीमेल एक्स एक्स से, और एक्स वाई से मेल, मतलब फीमेल प्लस मेल। इट मीन्स कि द इंडिविजुअल विच आर इम्पैक्टेड बाय द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वुड हैव द बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल, ओके। तो देखने में ये बॉय लग रहा है, मगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका ब्रेस्ट रीजन डेवलप होता है, जिस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया, तो गायनेकोमेस्टिया मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। इस तरह के सारे इंडिविजुअल्स जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से इम्पैक्टेड होंगे वो स्टेराइल होंगे। स्टेराइल होने का मतलब होता है दे कैन नॉट हैव देयर प्रोजेनीज, मतलब उनके बच्चे नहीं होंगे, वो स्टेराइल होंगे। देन कम्स आवर थर्ड सिंड्रोम, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, अब देखो क्लाइनफेल्टर में क्या हुआ था, एक्स एक्स वाई, बट यहाँ पे क्या होता है, एक्स ओ। एक्स होने का क्या मतलब है कि अगर एक्स एक्स होती तो फीमेल होती। आप एक एक्स हटा दो, एक एक्स हटा दो, तो इस एक्स के हटने से ये फीमेल तो रहेगी, मगर इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होने से क्या होगा कि ये भी स्टेराइल फीमेल रहेगी। तो आप याद रखना, अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो मेल होगा, उसमें फेमिनिन कैरेक्टर होगा और ये स्टेराइल होगा। ये किस में है, क्लाइनफेल्टर में। बट अगर टर्नर होगी तो फीमेल होगी बट स्टेराइल होगी, उसमें ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, और ओवरीज का डेवलपमेंट ना होने की वजह से उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंट होंगे, जो किसी फीमेल को सेक्सुअली एक्टिव रखते हैं बीइंग अ फीमेल, ओके। ये आप डायग्राम समझ सकते हो कि टॉल स्ट्रेचर होगा अगर क्लाइनफेल्टर है तो, और फेमिनाइज्ड कैरेक्टर होगा, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिलेगा, उसमें टेस्टिकल्स डेवलप नहीं होंगे प्रॉपरली। और अगर टर्नर सिंड्रोम है तो शॉर्ट स्ट्रेचर होगा और अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर होगा, ओके। अब समझो
कि कल को अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि एक्स एक्स वाई है या एक्स ज़ीरो वाला है, तो अगर एक्स ज़ीरो है तो टर्नर, एक्स एक्स वाई है तो क्लाइनफेल्टर। नाम कैसे याद रख पाएंगे आप? क्लाइनफेल्टर का नाम में ज़्यादा लेटर्स हैं और टर्नर्स के नाम में कम लेटर्स हैं, तो जिसमें ज़्यादा लेटर होंगे वो क्लाइनफेल्टर, जिनमें कम लेटर होंगे वो टर्नर। ठीक है। Okay guys, thank you so much for watching till here. If you have any doubt, then you can write it in the comment section. Okay, thank you so much.